तो सिलेक्शन होना या ना होना वो 100% आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सीखना आपके हाथ में है। 4 अटेम्प्ट के बारे में अगर आप बताएं, ईयर और क्या कमियां रही? देखिए, दो तरीके से पता चल सकता है कि हमारी कमियां क्या हैं। एक तो हमें खुद अंदाज़ा लग जाता है जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मेंस में मेरे ऑप्शनल में कम नंबर थे, पर मुझे ये भी पता था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं की है, मैंने सोर्सेज उतने नहीं पढ़े, तो कमी मुझे पता थी। प्री दिन ब दिन थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, और मेरे पास भी ऐसी कोई श्योर स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे मैं ये सजेस्ट कर दूं कि आपका हो ही जाएगा। तो मेरे लिए अच्छा है लिमिटेड बुक लिस्ट। दूसरी चीज़, रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करें। एक चीज़ को 4 जगह से पढ़ेंगे तो वो याद नहीं होगी, एक ही जगह से 5 बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। तो स्प्रिंट लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ मुकुंद सिंह भैया हैं जिनका 273 रैंक के साथ IRS के पद पर चयन हुआ है। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे थे, आई थिंक ये आपका 5वां अटेम्प्ट था, 5वें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है? जी, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। मैं 2018 से अटेम्प्ट दे रहा हूँ। कई बार लोगों का हौसला टूट जाता है, 4 अटेम्प्ट देना कोई छोटी बात नहीं होती। तो ये पहला सवाल था कि हौसला कैसे अब जारी रहा आपका, लगातार आप पढ़ते रहे और अंत में जीत हासिल कर ले? हौसले के पीछे कई फैक्टर्स थे। पहले तो मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, सब ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मुझसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा रखा। तो उससे ऑब्वियसली हौसला अफजाई होती है कि बाकी लोग इतना भरोसा रख रहे हैं, तो फिर मेरा काम तो बनता ही है कि मैं खुद पे भरोसा करूं। बाकी मैं एक पोस्टर लगा के रखता था बिलीव का, जिसका मतलब यही है कि आप उम्मीद ना छोड़ें। तो यही सब चीज़ें सोच के मैं लगा रहा। इस दौरान कोई प्लान भी बना के रखते थे आप? प्लान भी बेसिकली यही था कि मेरी माँ एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी छोटी डेयरी है, तो मेरा प्लान ये था कि उसे एक्सपैंड करने में हेल्प करूँगा। प्लस मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो उसका थोड़ा सोचा था कि फिल्म्स में अगर मौका मिलेगा तो मैं बनाऊँगा अपनी शॉर्ट फिल्म्स। मम्मी पापा लगातार आपकी हेल्प करते रहे मतलब? हाँ, उनका सपोर्ट हमेशा कांस्टेंट रहा, उन्होंने कभी ऐसा डाउट नहीं किया। ओके, सवाल ये था कि जैसे 4 अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो ये बताइए कि हमारे दर्शकों कई बार होता है ना कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो वो लोग टूट जाते हैं, या कई बार अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, आप सुनते होंगे मुखर्जी नगर और सब एरिया में। तो उन लोग को बताइए कि आप कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा अटेम्प्ट दिया और क्या कमियाँ रही वहाँ पर, और उस कहीं ना कहीं कमियों से आप सीखते ही है कुछ ना कुछ नया, उन सब के बारे में। जैसे आपने घटनाओं के बारे में बात की, उसे भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, ये एक एग्ज़ाम है, भले ही इसको लोग कितनी इम्पोर्टेंस दें, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये जीवन नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम से आपको सीखने को काफ़ी मिलता है तैयारी करते वक्त ही, वो सीख आपके बाद में भी काम आती है। तो सिलेक्शन होना या ना होना वो 100% आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सीखना आपके हाथ में है, और उम्मीद ना हारना आपके हाथ में है। तो ऐसा कुछ भी ना करें अपने साथ जो कि जिससे आपके जो भी आपसे प्यार करते हैं उन्हें नुकसान हो, उन्हें दुख हो, और अपनी ऊपर भरोसा करना ना छोड़ें। कहीं ना कहीं जिसका सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप हकदार नहीं थे, आप पहले ही बता चुके कि कहीं ना कहीं ये म्यूजिकल चेयर का गेम होता है, लक का साथ होता है। बिल्कुल, हार्डवर्क एक फैक्टर है, बट वो इकलौता फैक्टर नहीं है। लक ऑब्वियसली दूसरा फैक्टर है, और पेशेंस रखना भी एक फैक्टर है। तो ये सब चीज़ों का मिलने के बाद ही चांसेस बनते हैं। ओके, 4 अटेम्प्ट के बारे में अगर आप बताएं, ईयर और क्या कमियां रही? पहला अटेम्प्ट 2018 यूपी में, अपना कॉलेज का 3rd ईयर क्रॉस करके सीधा मैंने प्री दिया था। उसके लिए प्रिपरेशन कब से शुरू कर दी थी आपने? उसी साल मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, 2017 से 18 के बीच में। तैयारी पूरी नहीं थी, रिवीजन पूरा नहीं था, तो नहीं हुआ प्री क्लियर, 9 नंबर से रह गया। दूसरे में 9 नंबर से? वाह। प्री 9 नंबर से मिस हो गया। दूसरे में थोड़े और एग्ज़ाम्स की मैंने कोशिश की जो कि नहीं करना चाहिए था, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना था। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से दूसरा भी क्लियर नहीं हुआ, 6 नंबर से नहीं क्लियर हुआ वो। तीसरा प्री लकीली क्लियर हो गया, उस बार मेंस क्लियर नहीं हुआ। चौथी बार प्री मेंस दोनों क्लियर हो गए, इंटरव्यू नहीं हुआ। 5वीं बार फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मेरा सजेशन इसमें एक चीज़ ये भी है कि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में थी कि मैं पहले प्री का प्लान कर लेता हूँ, फिर मेंस का करता हूँ, फिर इंटरव्यू का करता हूँ। कोशिश ये कीजिए कि एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी हो जिसमें प्री और मेंस के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। तो एक बार आपका प्री हो जाएगा तो चांसेस है कि आपका एक साथ ही सब कुछ हो जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग करते क्या है कि लगातार प्री की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि प्री क्लियर हो जाएगा या हो गया ना, तो फिर कहते हैं 3 महीने तो बाकी है, अब मैं मेंस की तैयारी करूँगा। तो मुझे लग रहा है वो पर्याप्त समय नहीं होता 3 महीने मेंस के लिए। अब डिपेंड करता है, बट हाँ 3 महीने में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल है। और अगर आप अपनी पसंद की रैंक चाह रहे हैं या
क्लियर करना भी चाह रहे हैं तो भी आपको सब सब्जेक्ट्स में कुछ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ चाहिएगी, क्योंकि 3 महीने में करना मुश्किल है, प्लस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस 3 महीने में उतना कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बता रहे थे फोर्थ अटेम्प्ट में आप मेंस तक गए थे, तो इंटरव्यू तक गए थे, तो जैसे आपका कई बार होता है ना बच्चों को मेंस में नहीं हुआ लेकिन वो अगली बार देना चाहते हैं, तो मेंस में नहीं हुआ तो वो तो केवल नंबरों से पता चलता है, आपको दिखाई नहीं जाती कापियाँ कि आपने क्या लिखा था क्या नहीं, तो उस चीज़ को कैसे गेस करते हैं, क्या कमियाँ रह गई हमारे अंदर जो हमको आगे आने वाले समय में सुधारना है, क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से तो पूरी तरह से सत्यता से काम करता है। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। देखिए 2 तरीके से पता चल सकता है कि हमारी कमियां क्या हैं। एक तो हमें खुद अंदाज़ा लग जाता है जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मेंस में मेरे ऑप्शनल में कम नंबर थे, पर मुझे ये भी पता था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं की है, मैंने सोर्सेज उतने नहीं पढ़े, तो कमी मुझे पता थी। दूसरा तरीका जिससे आप कमी पता कर सकते हैं वो ये है कि आप टॉपर्स के आंसर कॉपी देख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी किया है। टॉपर्स के आंसर कॉपी देखने से आपको ये पता चल जाता है कि वो क्या बेहतर कर रहे हैं जिसमें हमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा इंप्रूव करने में मदद करती है। एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल था कि कई बार होते हैं ना बच्चों के पास संसाधनों की कमी होती तैयारी करने के लिए, कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं लग सकते क्योंकि आजकल लाखों रुपए फीस लगती है, तो आपने क्या सेल्फ स्टडी की या कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन की थी? मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया। मैं क्योंकि 5 साल मैंने तैयारी की है तो मेरा हर कोचिंग से कुछ ना कुछ नाता है, कहीं ना कहीं मुझे सबसे मदद मिली है। तो फाउंडेशन कोर्स मैंने वाजीराम से किया था, मेंस का कोर्स मैंने विजन से किया था, ऑप्शनल का मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है 3 साल GS कोर्स से की है। मैंने मेंस की तैयारी फिर इस साल सिविल्स दिल्ली से की है, उससे पहले फोरम आई से की है। तो बहुत सारी कोचिंग है जिनसे मुझे थोड़ी थोड़ी मदद मिली है। बट कोचिंग के रोल के बारे में बात करूँ तो ये है कि फैसिलिटेट कर देती हैं कोचिंग, चीज़ों को थोड़ा आसान कर देती हैं, थोड़े बेसिक नोट्स आपके पास हो जाते हैं। बाकी उसके बाद तैयारी आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो अब मैं ये कमेंट करने के लिए आई थिंक एलिजिबल नहीं हूँ कि बिना कोचिंग के भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि मैंने तो कोचिंग की पूरी मदद ली है। बट एक UPSC एस्पिरेंट होने के नाते मेरा बेसिक मानना यही है कि कोचिंग मदद करने के लिए है, वो एकदम कंपल्शन नहीं है। एक राह दिखाने के लिए होते हैं। दिखाने के लिए। आजकल तो YouTube पर भी मटेरियल अवेलेबल रहता है, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, प्रीलिम्स जो होता है, तो आने वाले समय में जो बच्चे पेपर देंगे या तैयारी करना चाहते हैं तो लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? प्री दिन ब दिन थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, और मेरे पास भी ऐसी कोई श्योर शॉट स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे मैं ये सजेस्ट कर दूं कि आपका हो ही जाएगा। बट ये है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करें। पहली चीज़ कि आप बुक लिस्ट को लिमिटेड रखें, जो भी आपने सोर्स पकड़ा है आप उसी पे स्थिर रहें, और ये सोर्स आप बड़ी रिसर्च के बाद जो है पिक करें। टॉपर्स के आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप खुद थोड़ा बहुत उसको ऊपर से रीड करके समझ सकते हैं कि ये सोर्स मेरे लिए अच्छा है। लिमिटेड बुक लिस्ट। दूसरी चीज़, रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करें। एक चीज़ को 4 जगह से पढ़ेंगे तो वो याद नहीं होगी, एक ही जगह से 5 बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। तो रिवीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेशर हैंडल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं कि मैं 2 घंटे अगर बैठूंगा तो मैं OMR शीट कैसे भरूंगा, मैं वहाँ पे कैसे अपने आप को हैंडल करूँगा, टाइम कैसे मैनेज करूँगा। ये सब बेसिक टिप्स हैं जो आई थिंक सबको मदद करती हैं। मतलब पूरा UPSC भवन जैसे वाला पूरा माहौल बना के आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी आगे क्लियर हो पाएगा। अगला स्टेप आता है मेंस का। मेंस के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, खास करके क्योंकि राइटिंग उसमें होती है, तो इन सब चीज़ों को कैसे ख्याल रखें? मेंस में जैसे आपने कहा नॉलेज तो ऑब्वियसली होती है इंपॉर्टेंट, बट आंसर राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर 2 कैंडिडेट बैठे हैं, एक को मुझसे ज़्यादा पता है, मुझे कम पता है, लेकिन मुझे लिखना ज़्यादा अच्छे से आता है, तो चांसेस है कि मैं ज़्यादा स्कोर कर लूँ मेंस में। क्योंकि एग्जामिनर को तो ये नहीं पता ना कि किसको ज़्यादा ज्ञान है, वो तो कॉपी के बेसिस पे ही जज करेगा। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शनल आंसर राइटिंग, फुल लेंथ टेस्ट हर पेपर के, ऑप्शनल्स के स्पेशली ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे अगर आप,
तो मेंस में चांसेस है कि आपका इनपुट आउटपुट बेहतर हो। अच्छा, जब आंसर राइटिंग करते तो उस पर कई बार होते हैं ना कि लोगों की शब्दावली जो होती है ना, साहित्यिक शब्दों की होते हैं, हार्ड कोर वाले वर्ड, उनका यूज करना चाहिए कि नॉर्मल यूज करना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए? आपने क्या किया था? मेरी साहित्यिक शब्दावली भी थी, आई फेल्ट कि मेरी इंग्लिश ठीक थी। पहले मेंस में मैंने काफ़ी इस्तेमाल भी किया, पैराग्राफ फॉर्मेट में काफ़ी आंसर लिखे, उससे मेरे नंबर उतने नहीं आए। हालांकि मेरी सोर्स लिस्ट भी उस टाइम उतनी नहीं थी, उतना पढ़ा नहीं था। तो अगर आप टॉपर्स के आंसर कॉपी देखें, जैसे मैंने एनालाइज किया, तो मेरा यही मानना है कि जितनी सीधी और सरल भाषा में आप अपनी बात को एग्जामिनर तक पहुंचा देंगे, उतना बेहतर चांस है कि आप बेहतर स्कोर करें। तो शब्दावली से ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नॉलेज और आपका कम्युनिकेट करने का तरीका। ओके, लास्ट स्टेप आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए भी कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है जैसे मेंस और प्रीलिम्स की करते हैं? हाँ, ये शायद एक मिसकंसेप्शन है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, पर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खुद से मैंने सवाल अगर कभी पूछे हैं तो वो इंटरव्यू में पूछे हैं। पिछले साल मुझे 135 नंबर मिले थे, नहीं हुआ था मेरा। इस बार 190 मिले हैं, 55 नंबर का इम्प्रूवमेंट। 55 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो गया। तो पिछला एक साल मेरा ऑलमोस्ट मैंने खुद को टॉर्चर किया है बार बार कि कैसे, कुछ बताइए कैसे करते थे? अब आप यही सोचिए कि अगर आपने 5 एस्टीम्ड मेंबर्स के साथ 25 मिनट व्यतीत किए, उसके बाद उन्होंने 135 नंबर दिए, जिसका इंडिकेशन बेसिकली यही है कि वो ये नहीं मानते कि आप सर्विस के लिए उपयुक्त हैं। तो ये बहुत ही एक डिमोटिवेटिंग आंसर है उनकी तरफ से जी। तो मैं खुद को यही सवाल करता था कि शायद मेरी पर्सनैलिटी में कोई इशू है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली लोग ये कहते थे मेरे आसपास कि एक बार प्री क्लियर हो गया तो मेंस में अच्छा करेगा और इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा करेगा। तो जी, तो वो कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अफेक्ट हुआ। तो इस बार मैंने बस ये सोच के रखा था कि मैं अपनी तैयारी पूरी करके जाऊंगा और मार्क्स से ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सपने सोच रहे थे कि 180-90 ले आएंगे इंटरव्यू में, इस बार मैंने मार्क्स से लेके कुछ ऐसा नहीं सोच के रखा था प्रिडिक्ट। हाँ, अपने ऊपर काम पे फोकस किया, कोशिश की कि जो भी कमियाँ मुझे मेरी पर्सनैलिटी में लगती हैं, जैसे पहली कमी ये थी कि मैं बहुत शाय हूँ, बहुत रिजर्व्ड हूँ, मैं खुद से खुलता नहीं हूँ। बट उन 20-25 मिनट में सारा दारोमदार आप ही के ऊपर है कि आप खुलें खुद से, क्योंकि इंटरव्यू पैनल के पास तो 2500 बच्चे आएंगे, वो चाह के भी उतना आपको मदद नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही वहाँ पे ओनर्स लेना पड़ेगा, खुद ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी इस बार। एक एक्सरसाइज में ये करता था कि मैं यूपीएससी मेंबर्स के फ़ोटोज़ जो हैं अपने कमरे में चिपका लेता था 6 तरफ, और उनके बीच में बैठ के फिर बात करता था, ताकि एक उस माहौल का जो सिमुलेशन वाली बात मैंने प्री में कही, वो मैंने मेंस और इंटरव्यू दोनों में ही किया है। सिमुलेट करने से आपको जब एक्चुअल सिचुएशन में डाला जाता है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं वही जो 25 से 30 मिनट होता है वही तय करता है कि आप IAS PCS या IRS बनेंगे या नहीं बनेंगे। लास्ट में क्वेश्चन था, जैसे कोई क्वेश्चन अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे, क्या पूछे गए थे वहाँ पे? 1-2 एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। मैं भोपाल से हूँ और मैं राजा भोज की नगरी से हूँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो सवाल ये था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, इसका अर्थ क्या है? तो उसका अब ये देखिए, ये किस्मत नहीं है, यहाँ पे मैंने तैयारी की हुई थी इस सवाल की, जो कि ये इतना आसान नहीं प्रेडिक्ट करना। इस सवाल पर पहले से मतलब? हाँ, मेरे पास इसका जवाब पहले से था, तो मैं खुश था काफ़ी कि इन्होंने पूछ लिया, चलो अच्छी बात है। तो 1 नंबर बढ़ गया मेरा। हाँ, इंटरव्यू में 1 नंबर नहीं बढ़ता, इंटरव्यू में बढ़ता है तो 50 बढ़ते, नहीं तो घटते हैं तो 50 घट जाते हैं। मतलब एक सवाल से आपका इंप्रेशन, क्योंकि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आप कैसा दे पाते हैं पैनल को, कैसा। आपने क्या फिर जवाब दिया? जवाब यही था कि राजा भोज जो है एक महान राजा थे, लेकिन गंगोतेली साउथ इंडिया के 2 राजा थे, उनके पास उनसे भी बड़ी आर्मी थी, और ऐसा माना जा रहा था कि जब इनमें युद्ध होगा तो गंगोतेली जीतेंगे, राजा भोज हार जाएंगे, लेकिन राजा भोज जो है वो जीते। तो तब से एक कहावत का प्रचलन हुआ कि कहाँ राजा भोज जो छोटी सेना से भी जीते और कहाँ गंगोतेली जो बड़ी सेना से भी नहीं जीत पाए। कुछ लोगों को लग रहा था कि अमीरी गरीबी का यहाँ कहाँ की ऊपर वाला कहाँ नीचे वाला, लेकिन इसका अर्थ तो कुछ और है, मुझे भी वही लग रहा था। सर, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ सलाह देना चाहें लास्ट में? सलाह यही है जो मैं खुद को हमेशा देता रहा था कि खुद पे भरोसा रखें, उम्मीद ना छोड़ें, और देखिए अगेन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट एक सेइंग है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उन पे फोकस कीजिए, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। ये एक चीज़ है जिस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी, क्योंकि मैंने कई टॉपर्स का सुना है कि वो कमरे में बंद हो जाते हैं या सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिश्तेदारों से तो नहीं। जी, जो उनके लिए वर्क करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर वो मैं जानता था कि मेरे लिए वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। मैंने 5 साल में जो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो यादें शेयर की हैं, वो मैं
किसी भी कीमत पे उनको एक्सचेंज नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने लकीली वो भी मिस आउट नहीं किया और लकीली मेरा यूपीएससी में भी हो गया। तो अपना जो भी तरीका है आप उस पर अडिग रहें, इम्प्रूव करते रहें, फीडबैक लेते रहें, लेकिन खुद पे भी भरोसा रखें। ओके, थैंक यू सर।